अब जो चैलेंजेस इन एनएलपी है, अब ऐसा है कि जो एनएलपी है वो बहुत वास्ट है, और इसके जो जनरेशन प्रोसेस होती है वो थोड़े बहुत में नहीं हो जाती, उसकी कई स्टेप्स रहती हैं। अब जो एरर्स आती हैं या फिर जो रजिस्ट चीज़ें करती हैं, क्योंकि आइडियल कंडीशन कुछ नहीं होती है, नथिंग इज़ आइडियल, तो उसमें कुछ ना कुछ इफेक्ट तो रहेगा। और जो चीज़ें हैं वो कभी कभी इसको प्रोसेसेस में एम्बिग्यूटी प्रेजेंट होती है, कभी एरर्स प्रेजेंट होते हैं, हैंडलिंग करनी पड़ती है। तो क्या क्या चीज़ें चैलेंजिंग होती है ड्यूरिंग दी एनएलपी and NLU and NLG. The whole process is about the NLP, natural language processing. फर्स्ट वन इज फर्स्ट वन क्या है हमारी, ये है NLP का पहला एम्बिगुएशन पार्ट, जो कि उसके चैलेंजेस का पार्ट है, ambiguity. What is ambiguity? Words and phrases can have multiple meaning, making it difficult to determine the intended meaning in a sentence. अब क्या है, जो वर्ड एंड फ्रेजेस के टर्म्स में जो हमारा इनपुट रहता है तो उसकी मल्टीपल मीनिंग होते हैं। एवरी वर्ड, एवरी एंटिटी जो कि प्रेजेंट होती है सेंटेंस में, उसकी अलग अलग मीनिंग होती है। तो अलग अलग मीनिंग को इंटरप्रेट करने में उसको डिफ़िकल्टी होती है। अब क्या करेगा वो आपकी एक मीनिंग सेट कर देगा कि इस मीनिंग का, इस वर्ड का ये मीनिंग रहेगा। अब जो अलग अलग टर्म्स एंड टेक्निक्स लगाएगा वो, उसके वजह से क्या रहेगा कि नथिंग इज़ आइडियल, तो समटाइम्स एम्बिग्यूटी इज़ प्रेजेंट। तो वो क्या करेंगे, जो अलग अलग वर्ड रहते हैं वो इसका सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अगर इसका वो देखी जाए कि दिक्कत कहाँ पैदा होती है, दिक्कत वहाँ राइजेस होती है जहाँ सेम टाइप्स ऑफ वर्ड्स बिहेविंग डिफरेंट। जैसे कि एक जो वर्ड रहेगा कहीं पे यूज़ करा जा रहा है लीव्स, अब लीव्स से क्या मीनिंग रहेगा, उसका जो साउंड प्रोड्यूस होएगा उसमें वो ट्री की लीव होगी, पत्ती टाइप की। अब जो दूसरी जगह जोड़ा जा रहा है उसमें क्या है, लीव्स, वो भी एक सेम प्रोनाउंसिएशन रहता है, तो लेकिन वो जाने को बोल रहा है लीव्स, पर्सन लीव्स इस ऑफिस एट 5 o'clock। तो डिफरेंट जो मीनिंग्स है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एम्बिग्यूटी। तो ये इसका वन ऑफ द चैलेंज है। इसको सॉल्व करने के लिए वहाँ हैंडलर यूज़ करता है एनएलपी, तो वो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। देन सेंटिमेंट एनालिसिस, सेंटिमेंट एनालिसिस जो है वो आपके प्रोसेस को मतलब किस वे में आप बोलना चाहते हैं, या फिर जो आप अंडरस्टैंड करवाना चाहते हैं किससे, अंडरस्टैंड द इमोशनल। इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें, अंडरस्टैंड द इमोशनल टोन, पिच, और जो आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन है, एंड द सेंटिमेंट बिहाइंड अ सेंटेंस और टेक्स्ट। इट्स इम्पोर्टेंट फॉर एनएलयू बट इट कैन बी कॉम्प्लेक्स। अब क्या होता है, जो आपका सेंटिमेंट रहते हैं, क्योंकि मशीन डोंट हैव एनी ऑफ द सेंटिमेंट्स, लेकिन वो आपके लेवल डेटा सेट पे वो ट्राई करती है आपके सेंटिमेंट्स को जज करने में कि किस सेंटिमेंट और किस टाइप ऑफ वे में आप बोलना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत रहती है। इसको सॉल्व करने के चक्कर में बहुत सारी जो टर्म्स एंड टेक्नोलॉजीज़ हैं वो लगाई जाती हैं बिहाइंड द होल कॉन्सेप्ट ऑफ NLU या फिर NLP इन द फेज ऑफ NLU, जो कि पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है या फिर फर्स्ट फेजेस है यहाँ पे NLP का। तो बट इट कैन बी कॉम्प्लेक्स, ही कॉम्प्लेक्स होता है। देन थर्ड वन इज कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या है आपका, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कन्वर्सेशन और टेक्स्ट इज क्रूशियल एज द मीनिंग ऑफ वर्ड or phrase can be changed based on what was said written earlier। अब इसमें क्या होता है, जब कभी कभी जो कॉन्टेक्स्ट फॉर्म में, टेक्स्ट फॉर्म में आपका वो दिया जाता है इनपुट और कन्वर्सेशन, वो क्रूशियल मीनिंग ऑफ वर्ड और फ्रेजेस में जो मीनिंग्स रहती हैं वो क्रूशियल भी रहती हैं, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा भी हो सकती हैं और डीप में भी हो सकती हैं। अब वो उस पर डिपेंड करेगा कि यूज़र उसको कितने डीप में और कितने ओवर में या फिर ओवर लेयर्स में बताना चाह रहा है। अगर वो चाहता है कि जो NLP है, NLU है, वो उसको डीप में रिसर्च करे, तो वो अलग उस टाइप में लिखेगा। जैसे कि डिफाइन और वॉट में बहुत डिफरेंस रहता है। वॉट में वो ओवरव्यू टाइप का दे देगा और डिफाइन में डीप जाएगा। तो वॉट वॉज सेड और रिटर्न अर्लियर, तो उसने पहले क्या लिखा होगा, अगर वो एक वे में लिखा आ रहा होगा कि मैंने सबसे पहले पूछा वॉट, हाउ, देन डिफाइन। अब उसमें एकदम से चेंजेस आ गए तो उसमें कॉन्टेक्स्ट जो रहेंगे वो एकदम से इधर उधर हो जाएंगे और उसको एक स्ट्रक्चर्ड पाथ नहीं मिलेगा। तो ये एक वन ऑफ द
मेजर चैलेंजेस है एन एनएलपी में कि आपने पहले शॉर्ट शॉर्ट पूछा फिर एकदम से लॉन्ग पूछ लिया, तो तो उसको थोड़ी डिफिकल्टी आएगी। देन ईडियम्स एंड फिगरेटिव लैंग्वेज, अब ये क्या है? अब जैसे कि पीपल ऑफन यूज आइडियम्स, मेटाफॉर्म्स एंड अदर figurative language that can be confusing when taken it literally। अब सीधी बात है, बात की बतंगड़ बनाना या फिर बोले घुमा फिरा के बात करना, बीट अराउंड द बुश, इसको बोलते हैं घुमा फिरा के बातें करना। जैसे कि मैंने बोला मुझे एक पानी की बोतल चाहिए, अब मैं डायरेक्ट बोल दिए तो ये तो डायरेक्ट सेंटेंस हो गया। ये तो एनएलपी क्या बच्चा बच्चा समझ लेगा, तो एनएलपी तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। लेकिन ये भी ट्रेनिंग फेज में है, तो ये भी इसको अंडरस्टैंड कर लेगा और ये इसको ईज फेज में रहेगा, जो ईजी रहते हैं। अब इसमें क्या रहेगा, इसके अल्टरनेट में क्या बोलूँ कि ब्लू कलर की बॉटल है, उसमें पानी भरा है, और वो बॉटल मेरे को आप मेरे हाथ में ला के दो। मतलब मैं डायरेक्ट नहीं बोल रहा हूँ, मैं इनडायरेक्ट बोल रहा हूँ। या फिर मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम्हें काम करना नहीं आ रहा है और तुम्हें काम करना नहीं आ रहा है, इसके बदले तुम अपने किसी जो तुम्हें सर्विसेज दी जा रही हैं या फिर रिसोर्सेज दी जा रही हैं, उसको तुम बता रहे हो कि उनकी वजह से मैं चीज़ें कर नहीं पा रहा हूँ। मतलब तुम अपनी गलती नहीं मान के दूसरों को ब्लेम कर रहे हो। तो ऐसा ना बोल के ये बोलेंगे फ्रेज में कि बैड वर्कर्स ब्लेम हिज टूल्स। मतलब बैड वर्कर है, उसको अपना काम नहीं आ रहा, वो अपने टूल्स को ब्लेम कर रहा है कि मैं इनके वजह से काम नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस टाइप की जो लोकोक्ति हैं या फिर मुहावरे टाइप की जो हम बातें करते हैं शायराना अंदाज में, वो कभी कभी आइडियम्स और फिगरेटिव लैंग्वेज में हम बोलते हैं, इनको इंग्लिश में बोला जाता है। तो वो कन्फ्यूजिंग क्रिएट करता है, क्योंकि हम बात करते हैं एनएलपी वो समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि वो हमें इमोशंस तो पहले से नहीं जान रहा है, और हमने उसमें और कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दी कि पहले वो सबसे पहले ये देखेगी कि ये फ्रेज़ है क्या और इसका मीनिंग क्या है। तो ये डिफ़िकल्टी क्रिएट करती है। कभी कभी हमें भी समझ में नहीं आता बोलना क्या चाहता है, और छोटी सी बात में बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं। सिंटैक्स एंड ग्रामर वेरिएशन, सिंटैक्स एंड ग्रामर वेरिएशन बेसिकली रहेगा जो सिंटैक्स स्ट्रक्चर्ड सिंटैक्स फॉलो नहीं कर रहा है और ग्रामेटिकल वे में नहीं है। जैसे कि कुछ भी बोल देना, ओके गूगल करके हम कुछ भी बोल देते हैं, भले उसको समझ में नहीं आए। लेकिन वहाँ की भी, जैसे कि आजकल क्या है, जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है वो क्या है बेसिकली, वो आपको लिखना सिखा रहा है प्रॉम्प्ट या फिर एक क्वेश्चन क्वेरी, उसका स्ट्रक्चर, कि कैसे आप चैट बोट से, जो कि चैट जीपीटी एआई से है, उससे आप अपना जो रिजल्ट है वो कितना एक्यूरेट, कितना एफिशिएंट मैनर में आप जनरेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ राइट प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ sentences that will be asked at the time of question answering। तो different languages are dialects have unique grammar rules, words orders and sentence structure that need to be accounted for। अब इसमें क्या रहता है, आपको एक टाइप ऑफ यूज़र तो यूज़ नहीं करेगा, मल्टीपल यूज़र यूज़ करेंगे, दैट लिव्ड इन मल्टीपल एरियाज़ इन वर्ल्ड। अब क्या रहेगा कि उसमें जैसे कि नॉर्मल सा एक एग्जांपल है कि उर्दू है वो लेफ़्ट टू राइट लिखी जाती है, हमारी क्या है हिंदी या फिर इंग्लिश है वो राइट अपनी लेफ़्ट टू राइट लिखी जाती है, और उर्दू राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती है। अब क्या रहेगा, एनएलपी को तो हमने ये बता दिया स्टार्टिंग में कि भैया ऐसी ऐसी राइटिंग लिखेगी, लेफ़्ट से स्टार्ट होगी राइट में एंड होगा, फुल स्टॉप लग जाएगा। अब बेसिक ज़रूरी थोड़ी है कि हर लैंग्वेज ये सिंटैक्स फॉलो करे, ग्रामर फॉलो करे, है ना। तो क्या रहेगा, अपनी अपनी जो यूनिक स्टाइल्स हैं, यूनिक स्ट्रक्चर है, यूनिक डिज़ाइन है, वो अलग अलग लैंग्वेज की यूनिक रहेगी। तब उसमें क्या हमको ऑल लेवल डेटा ये सब फैचअप करवाना पड़ेगा, जहाँ पे कई कई, अब मुझे तो ये भी लग रहा है कि आज तक वर्ल्ड में जो लैंग्वेजेस हैं वो पूरी की पूरी जितनी एग्जिस्ट कर रही हैं वो भी रिसर्च नहीं कर पाए हैं, या फिर जो हिस्टोरियन जो रहे हैं एशियंट स्क्रप्चर्स में, जो हमें स्क्रप्चर्स मिलते हैं स्टोन्स में, ब्रेन लिपि अलग अलग जो रहती है, और भी टाइप्स की लिपि हैं, ब्राह्मण लिपि हमारा वेरी फेमस है, जो कि स्क्रप्चर्स में लिखी जाती है, जो कि हमारा पूरा सनातनी ज्ञान है स्ट्रक्चर्ड, और जो पुरातत्व जो सर्चेस हैं वो ब्राह्मणी लिपि में, उसको ढूंढने में, क्योंकि वो लिपि अगर मिल गई तो बहुत सारी चीज़ें अनसॉल्व की जा सकती हैं। देन जो पिरामिड ऑफ गीज़ा है वहाँ पे भी एक स्कल्पचर्स में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं। तो थ्रू दिस टेक्नोलॉजी
अगर ये सब टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें यूज़ करके उसको सॉल्व कर पाती है, तो उसमें ऐसा नहीं कि वो पूरा सॉल्व कर लेती है, उसमें भी अर्ली एजेस में या फिर ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पार्ट सिंटैक्स एंड ग्रामर वेरिएशंस ऑकर, जो कि चैलेंजेस ऑफ एनएलपी का मेन चैलेंज है, जिसको दूर करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडर्न एल्गोरिदम शुड बी यूज, जो कि R&D में यूज़ की जाती हैं। तो R&D का एग्जाम्पल इससे अच्छा क्या होगा। देन लास्ट वन इज नॉइसी एंड इनकम्प्लीट डेटा। अब समझ में नहीं आ रहा है कि आपने टेक्स्ट ऑफन कंटेन्स एरर, मिसस्पेलिंग, ऑब्जर्वेशन एंड मिसिंग इंफॉर्मेशन विच कॉम्प्लिकेट्स कंफर्मेशन। आपने देखो, डेटा शुड बी करेक्ट एंड एफिशिएंट इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर। अब आपकी जो इनपुट है उसमें आप आधा अधूरा डेटा दे रहे हो, इमेजेस पूरी दे नहीं रहे हो, साउंड आप पूरा दे नहीं रहे हो, जैसे कि आपका मन कर ये टेक्स्ट दे रहा, आपने ये बोल दिया जनरेट 222 वॉट एंड ऑल्सो ऐड, उसके बाद आपने कुछ डिजिट नहीं दी, तो किससे ऐड करवा दे वो। आपने बोल दिया कि स्कैन दिस इमेज एंड जनरेट द आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ के बाद आप उसने बताया नहीं किस फॉर्म में करे, तो वो एरर जनरेट होगा ना। तो ये सब चीज़ में क्या आएगी, नॉइसी एंड इनकम्प्लीट डेटा। अब आप चाह रहे हो कि आपने बोया बीज अच्छा है और आपको आउटपुट अच्छा ना मिले, तो ऐसा कैसे हो पाएगा। तो दीज आर द एग्जाम, ये मेरा एग्जाम्पल था, सॉरी। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉइसी एंड इनकम्प्लीट डेटा, सिंटेक्स, ग्रामर वेरिएशंस, idioms and figurative language, context, sentimental analysis, then ambiguity. These are the challenges of NLP. So hope you like my videos, और जो प्लेलिस्ट है NLP की वो और अच्छे अच्छे में वीडियो आने वाले हैं उसमें। तो होप यू लाइक इट, एंड यू इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ सब्सक्राइब अस। मेरे को ही करना, अस क्या है, इकलौता टीम, इकलौता ही फ़ोन, इकलौती वॉइस, और उसमें भी क्वालिटी ठीक ठाक ही है।